नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भारत और यूरोपीय संघ के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी मजबूत करने के लिए नई दिल्ली पहुंची। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगी। यूक्रेन ने त्रिपक्षीय वार्ताओं को रचनात्मक बताया, कहा रूस के साथ अतिरिक्त बैठकों की आवश्यकता। अमेरिकी सेनेटर मार्क आर वार्नर ने पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता व्यक्त की। चीन ने अनुशासनात्मक उल्लंघन के आरोप में अपने शीर्ष सैन्य जनरल को जांच के दायरे में रखा। आईसीसी ने भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन आज दोपहर अपनी आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये यात्रा भारत और यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच आपसी विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित मजबूत साझेदारी है। उर्सुला फॉन डेर लायन सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा के साथ मुख्य अतिथि होंगी। दोनों नेता इस महीने की 27 तारीख को होने वाले 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काया कलास आज अपने आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरे के दौरान भारत और यूरोपीय संघ आपसी रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण पर चर्चा करेगा। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के साथ आगामी बैठकें अगले सप्ताह तक हो सकती है। यह बयान अबू धाबी में आज संपन्न हुई त्रिपक्षीय वार्ता के बाद आया है। यूक्रेन ने इस बैठक को रचनात्मक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में हुई इन बैठकों में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि शामिल हुए। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला अवसर रहा जब इस प्रकार से तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ बैठक की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 2 दिनों की बातचीत में तीनों देशों के सैन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया और युद्ध समाप्त करने के संभावित तरीकों पर चर्चा की। श्री ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि सभी पक्षों ने बातचीत के हर पहलू पर अपनी अपनी सरकारों को रिपोर्ट करने और आगे की रणनीति पर समन्वय करने पर सहमति जताई। एक रिपोर्ट। यह चर्चा युद्ध समाप्त करने के संभावित मापदंडों पर केंद्रित रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक पोस्ट में कहा कि वे युद्ध समाप्त करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में अमेरिकी निगरानी और देखरेख की आवश्यकता की समझ की सराहना करते हैं। अमेरिकी पक्ष ने संघर्ष की समाप्ति की शर्तों को औपचारिक रूप से निर्धारित करने के संभावित प्रारूपों के साथ साथ इसे व्यावहारिक बनाने के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थितियों पर चर्चा की। सैन्य प्रतिनिधियों ने वार्ता के अगले दौर में उठाए जाने वाले मुद्दों को रेखांकित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यदि आगे बढ़ने की तत्परता होती है और यूक्रेन तैयार रहता है तो अगली बैठकें अगले ही सप्ताह हो सकती है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात एक प्रमुख कूटनीतिक भूमिका निभाने वाले देश के रूप में उभरा है। यूक्रेन संकट में उसके मध्यस्थता प्रयास पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर एक मानवीय मिशन को अपनाते हैं, जिसका उद्देश्य संघर्ष से ऊपर जीवन को प्राथमिकता देना और विनाश के बीच आशा के पुल बनाना है। विश्व दर्पण के लिए दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता और आगे की बैठकों की मेजबानी के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया। अमेरिका के सीनेटर मार्क आर वार्नर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर पाकिस्तान में जारी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर चिंता व्यक्त की। सीनेटर वार्नर ने आग्रह किया कि विदेश मंत्री राजनयिक कदम उठाएं और पाकिस्तान की सरकार के साथ राजनीतिक
हस्तियों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने, व्यापक गिरफ्तारियों और अंतर्राष्ट्रीय दमन के मामलों जैसे दुर्व्यवहारों पर बातचीत करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 2024 के चुनाव हिंसा और हस्तक्षेप तथा अनियमितताओं के आरोपों से प्रभावित थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के समर्थकों को निशाना बनाकर की गई कार्रवाइयों को भी रेखांकित किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में आज एक शादी समारोह में आत्मघाती बम विस्फोट हुआ। हमले में 6 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। ये हमला शांति समिति के प्रमुख नूर आलम महसूद के आवास पर हुआ। वे भी विस्फोट में घायल हो गए। घटना के बाद कुछ हमलावरों ने गोलीबारी भी की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के अनुशासन और कानून के उल्लंघन के आरोप में 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की केंद्रीय समिति ने जनरल झांग युक्सिया और जनरल लियू जेनली के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है। जनरल झांग सेना की सर्वोच्च कमान केंद्रीय सैन्य आयोग के शीर्ष उपाध्यक्ष हैं। जनरल लियू जेनली संयुक्त स्टाफ विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश अराजकता, असुरक्षा और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना कर रहा है। नई दिल्ली में कल शाम ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने कहा कि वर्तमान समय में बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे खतरनाक दौर में है। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विपक्षी दलों को डराना बंद करने की मांग की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने का भी आग्रह किया। उन्होंने बांग्लादेश के नागरिकों से लोकतंत्र बहाल करने के लिए समर्थन की अपील की। देश को चौतरफा आतंक के माहौल में धकेल दिया गया है। लोकतंत्र को निर्वासन पर भेज दिया गया है और मानवाधिकार अंधकार में है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, यातना और यौन उत्पीड़न लगातार बढ़ रहे हैं। इस गंभीर घड़ी में पूरे देश को एकजुट होना होगा और महान मुक्ति संग्राम के आदर्शों से मार्गदर्शन लेना होगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी प्रमुख प्रतिद्वंदी ताकतों के रूप में उभर रही हैं। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर तीखे राजनीतिक हमले कर रहे हैं। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ठाकुरगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जमात पर बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम का विरोध करने का आरोप लगाया और कहा कि ये पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आज अदिस अबाबा में अपनी यात्रा संपन्न की। यात्रा के दौरान श्री दलेला ने अफ्रीका संघ आयोग के प्रमुख महमूद अली योसेफ से मुलाकात की और उप प्रमुख राजदूत सेल्मा मलिका हदादी के साथ विचार विमर्श किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने T20 विश्व कप के ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की घोषणा की है। यह विश्व कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने सदस्य बोर्डों को एक औपचारिक पत्र लिखकर इस निर्णय की जानकारी दी। जिम्बाब्वे के बुलावायो में भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का तीसरा और अंतिम ग्रुप मैच न्यूजीलैंड से 7 विकेट से जीत लिया है। बारिश बाधित मैच में डकवर्थ लुइस पद्धति के अनुसार भारत के सामने 37 ओवर में 130 रन का संशोधित लक्ष्य था। भारत ने महज 13 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। आयुष मात्रे ने सबसे अधिक 53 रन बनाए, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 40 रन की पारी खेली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भारत और यूरोपीय संघ के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी मजबूत करने के लिए नई दिल्ली पहुंची। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगी। यूक्रेन ने त्रिपक्षीय वार्ताओं को रचनात्मक बताया, कहा रूस के साथ अतिरिक्त बैठकों की आवश्यकता। अमेरिकी सेनेटर मार्क आर वार्नर ने पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता व्यक्त की। चीन ने अनुशासनात्मक उल्लंघन के आरोप में अपने शीर्ष सैन्य जनरल को जांच के दायरे में रखा।
और आईसीसी ने भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।